हेलो बच्चों, वेलकम टू मैया क्लासेस। तो आज जो है हमें स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। जैसे जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है इसी के साथ साथ में हम चैप्टर्स को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ताकि अगर किसी का स्किप हो जाता है या छूट जाता है तो वो रिवीजन प्रॉपरली कर पाए। तो उसी में हम सबसे पहला चैप्टर जो आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में स्टार्ट करते ही सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज सेल? एक सेल क्या है? एक्सेल क्या है? तो जब भी हम एक सेल की बात करते हैं तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम क्या बोलते हैं? सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, कौन सी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है भाई? स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। तो मेरी बात ध्यान समझना, जब मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चरल यूनिट तो क्या मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का? अच्छा बताओ, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की। चलो ठीक है, अगर हम सेल थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें तो मैं बात करूं, मेरी पूरी बॉडी का फ्रेम किसका बना हुआ है? बोन्स का। उस फ्रेम पर मसल्स लगे हुए हैं। मेरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, मसल अलग अलग टिश्यूज के बने हुए हैं। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर मौजूद बोन्स की बात करूं तो बोन्स किसकी बनी होती है? बोन सेल की बनी होती है। अगर मैं मसल की बात करूं, मसल फाइबर्स या मसल सेल की बनी होती है। यानी अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं, चाहे मेरी बॉडी के मसल्स की बात हो, चाहे मेरी बॉडी के बोन्स की बात हो, ये सब के सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। और ये सेल सारे मिल करके क्या बना रही हैं? बोन्स या मसल बना रही हैं। और सारे बोन्स या मसल मिलकर क्या बना रहे हैं? मेरी बॉडी का पूरा फ्रेम एंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप बात कर लो हार्ट की या लंग्स की। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो आपको पता है कार्डियक टिश्यूज के बने होते हैं। एंड टिश्यू किसके बने होते हैं भाई? टिश्यू तो सेल के बने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हार्ट की भी फॉर्मेशन में सबसे बेसिक यूनिट कौन है? सेल है। क्योंकि सेल मेरी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है, इसी वजह से सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बिकॉज सेल फॉर्म द इंटायर बॉडी ऑफ द इंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कौन कर रही है? एक सेल कर रही है। सुना ध्यान से। दूसरी जो बात है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने क्लास 10th में एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा होगा और उस टॉपिक का नाम क्या है? क्या आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट करते हैं? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड को ब्रेक करने के तीन पाथ थे हमारे पास, तीन रास्ते थे। एक क्या आपने पढ़ा था? सबसे पहला जो पाथ था वो था कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो रहा है, और ह्यूमन की बॉडी में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या बनाते थे? CO2 बनाते थे, H2O बनाते थे और एनर्जी बनाते थे। सही बात। अगर हम बात करें यही चीज अगर लेट से ईस्ट की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो पता है आपको O2 क्या होता था? अब्सेंट होता था। एंड अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो ये क्या बनाता था भाई? इथेनॉल, यानी हमारी फेवरेट दारू। ठीक। एंड साथ साथ में क्या मिलता था? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक। आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती थी, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता था, ये हमारे मसल के अंदर होता था, और क्या बनता था इससे? लैक्टिक एसिड। क्या बनता था इससे? लैक्टिक एसिड। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें
तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता था भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता था? साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस प्रोसेस का नाम क्या था? ग्लाइकोलिसिस। ठीक। ये कहाँ हो रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम ये बात करें तो ये भी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये कहाँ हो रहा है भैया? मसल सेल के अंदर। मसल सेल के साइटोप्लाज्म। तो अगर आप देखो तो मेरी बॉडी का एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस एक स्टेप है, वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर हो रहा है। अगला स्टेप जब हम पायरुविक एसिड को ब्रेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना रहे हैं, वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल का ही तो कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेल का ही तो कंपोनेंट है, एक सेल का ही तो पार्ट है। अगर मैं बात करूं ईस्ट में, यहाँ भी साइटोप्लाज्म हो रहा है, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब ओवरऑल इंटायर रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द सेल। मैं कह सकता हूं कि फंक्शन जो रेस्पिरेशन का है वो परफॉर्म कौन कर रही है? एक सेल ही तो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बात सही है। ठीक। अच्छा, आपने क्या पढ़ा होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ते थे ये फोटोसिंथेसिस में? हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, हम क्या बना जाते हैं भाई? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O और साथ में 6O2। अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस कहाँ होती है भाई? ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक सेल का ही तो पार्ट है। तो मतलब मेरी बॉडी के फंक्शंस कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? एक सेल के अंदर। या कौन परफॉर्म कर रहा है? एक सेल के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कौन कर रही है? एक सेल कर रही है। इसी वजह से इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय या फिर ग्रुप ऑफ सेल। भाई एक सेल कर रही होगी, हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल मिलके कर रही हो, लेकिन फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? अल्टीमेटली एक सेल ही कर रही है। क्लियर बात हुई? तो हमने समझा कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जो सेल वर्ड है इसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट। लिटिल कंपार्टमेंट बोल दो या लिटिल रूम बोल दो, बातें क्या है। अब मेरी बात सुनना जानते हैं। सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? एक भाई साहब थे हमारे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ये जो हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, ये 1665 के अंदर इन्होंने कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो इन्हें क्या दिखाई दिया? इन्हें कुछ चीजें मिली, जैसे इन्हें कुछ इस तरीके से हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूं। ठीक। तो इन्हें कुछ इस तरीके से भाई हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मिली। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो
तो हर एक सेक्शन कैसा दिख रहा है, एक छोटे से कमरे की तरह ही तो दिख रहा है, एक लिटिल रूम की तरह ही दिख रहा है। इसी छोटे से कमरे या कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। इसको क्या बोला, सेल या कंपार्टमेंट या फिर रूम। अब ये रॉबर्ट हुक भाई साहब ने जिस सेल को देखा था वो क्या था, एक डेड सेल। इन्होंने क्या देखा था, एक डेड सेल देखा था। भैया एक डेड सेल तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस ये वगैरह वगैरह चीजें परफॉर्म तो कर नहीं रही होगी। अगर ये सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली इसके फर्दर स्टडीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ समय के बाद हमारे पास एक भाई साहब आते हैं और उन भाई साहब का नाम क्या है, एंटोन वॉन लीवेनहुक। क्या नाम है, एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को पहली बार देखा था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये बड़े कॉमन मैन थे, ऑर्डिनरी मैन थे। नॉर्मली प्रोफेशनली ये कपड़े सिलने का यानी टेलर का काम करते थे। तो वो करते करते इन्होंने क्या किया, पहली बार एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, और वो लिविंग सेल जिसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो सेल क्या थी, एक बैक्टीरिया सेल। दैट सेल वाज ए बैक्टीरियल सेल। किसकी सेल थी, एक बैक्टीरियल सेल थी, जिसको किसने देखा था, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने देखा था। अब एंटोन वॉन लीवेनहुक ने बैक्टीरियल सेल देखा, इसके कुछ समय के बाद ही एक और भाई साहब आए। तो बहुत सारे भाई साहब आ रहे हैं, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। और ये जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे, इन्होंने 1831 के अंदर क्या डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसमें हमने सेल के बारे में बात की। सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। सेल को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, यानी सेल टर्म किसने दी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। पहली लिविंग सेल किसने देखी थी, एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंड न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। अब सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बेस्ड ऑन सेल, तो सेल किसके पास कितनी है उसकी बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड वो दोनों कैटेगरी क्या है, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। एक क्या है भाई, यूनी सेलुलर, और दूसरे क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक, अब सुनना ध्यान से, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ये कितने भाई, सिंगल सेल वाले होते हैं। कितने सेल वाले, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही सेल होती है। बेचारे ये अकेले हैं, जीवन में कैसे हैं, सिंगल है, कोई नहीं है इनका साथी, गरीब लोग, ठीक हर तरीके से। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक ही सेल होती है, लेकिन ये दूसरे वाले जो हैं इनके पास क्या होगी, मोर देन वन सेल। क्या होगी भाई, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल्स। अब सुनना ध्यान से, ये जो सिंगल सेल थे ये थे तो सिंगल, लेकिन उन्होंने बोला भैया हम भी कम नहीं हैं, हम भी अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज, यानी वही सेल रेस्पिरेशन भी कर सकती है, वही सेल वेस्ट का रिमूवल भी कर सकती है, वही सेल डाइजेशन में भी हेल्प करेगी, मतलब वो सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनकी सिंगल सेल है, सिंगल सेल आर कैपेबल of performing all essential activities, यानी सारी essential activities परफॉर्म करने के लिए क्या है, कैपेबल है। दूसरी बात कि सिंगल सेल
कैन हैव सिंगल सेल कैन हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी सिंगल सेल का एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल हो सकता है, एक सेल अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि भैया ये जो सिंगल सेल है क्योंकि सारे काम अकेले कर रही है, तो मतलब भैया थकेगी तो ना, और जब ये थक जाएगी तो फिर क्या करेगी भैया, धीरे धीरे काम करेगी। मतलब सिंपल शब्दों में क्या होगा कि एफिशिएंट नहीं होगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। मैं बोल सकता हूँ कैसी होती है, लेस एफिशिएंट होती है, धीरे धीरे काम करेगी, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये काम बांट उठ के नहीं कर रहे हैं, एक ही सेल अकेले बेचारी सब कर रही है, आत्मनिर्भर सेल है। कैसी है, आत्मनिर्भर सेल, आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर, ठीक, जो करना है वो सब अकेले कर लेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके पास भैया बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकती है। मतलब सारे वर्क हमने डिवाइड कर रखे हैं कि भैया तुम रेस्पिरेशन कर लेना, तुम एक्सक्रीशन कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, मतलब सबको अलग अलग फंक्शन असाइन कर दिया। मतलब क्या होगा, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, ठीक। और एक और बात, अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो हो सकता है बहुत सारी सेल्स हैं, तो सेल्स ग्रुप करके टिश्यू बना लें, और वो ग्रुप करके क्या बना लें, ऑर्गन बना लें। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मान लिया मेरे पास क्या है, सेल है। अब सेल्स बहुत सारी हैं तो वो सेल्स ग्रुप करके क्या बना सकती हैं, टिश्यू बना सकती हैं, और वो टिश्यू ग्रुप करके हो सकता है क्या बना दें, ऑर्गन बना दें, और ये ऑर्गन जो है ये ग्रुप करके क्या बना सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये बहुत सारे ग्रुप करके क्या बना सकते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर किसी की बात बहुत सारी सेल्स हैं तो उसके पास मे भी पॉसिबिलिटीज है कि टिश्यू मिले, टिश्यू के अलावा ऑर्गन्स मिल सकते हैं या ऑर्गन सिस्टम मिल सकता है। अब रही बात सर ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यू मिलता है, जिसमें ऑर्गन मिलता है या ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, सही बात। तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल में, हम थोड़ी सी बात कहाँ करेंगे, चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर आपका 4th पड़ेगा, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर आप बात करोगे अलग अलग किंगडम के फाइलम्स कौन कौन से हैं, और हर फाइलम के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन टिश्यूज के बने हुए हैं, कौन ऑर्गन्स के बने हुए हैं, और कौन ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं। क्लियर बात, तो यहाँ तक हमने तो पढ़ लिया, कोई समस्या दुख कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास भाई साहब सेल थ्योरी। अगले पेज में चल लेते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, सेल थ्योरी। सबसे पहले हमारे एक भाई साहब आते हैं 1838 के अंदर, और इन भाई साहब का क्या नाम था, सेल्डन। तो जी कहाँ के रहने वाले थे भैया, जर्मनी के, जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट लोगों का काम क्या होता है, प्लांट की स्टडी करना। तो बहुत सारे प्लांट की स्टडी करने के बाद, बहुत सारे प्लांट की स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भैया ऑल द प्लांट्स, all the plants are made up of cell, made up of cell, यानी सारे के सारे प्लांट किसके बने होते हैं, सेल के बने, ठीक है। सारे के सारे प्लांट किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, अच्छी बात है भाई। इसके बाद 1839 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या, स्वान, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश, और ये क्या थे भाई, एक जूलॉजिस्ट। तो ये ब्रिटिश एक जूलॉजिस्ट थे, यानी ये किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। अब एनिमल्स की स्टडी करना था इनको, एनिमल की स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि भैया इन एनिमल्स आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो कौन है,
आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात? ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये ब्रिटिश है, इनका काम है इधर उधर घूमना, दूसरे देशों में जाना, तो भैया ये अपनी फील्ड से भी बाहर निकल गए। काम था इनका जूलॉजिस्ट का, एनिमल की स्टडी करते, प्लांट में ही पहुंच गए थे। तो बहुत सारे प्लांट की स्टडी करने के बाद, यानी प्लांट की भी स्टडी की, और प्लांट की स्टडी करने के बाद क्या बोला कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट क्या है? सेल वॉल है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट क्या है? सेल वॉल। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे सेल वॉल को किसने ऑब्जर्व किया था या सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप किसको नाम लोगे? टिल्डन का नहीं लेना है, ठीक है, किसका नाम लेना है? स्वान भाई साहब का लेना है। अब ये जो स्वान भाई साहब थे, सर ये तो पढ़ रहे थे सेल थ्योरी के अंदर, अभी तो कुछ बातें ऐसे की नहीं, ठीक है, अब कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो इन्होंने ये दोनों बातें करने के बाद इन्होंने क्या बोला? एक हाइपोथेसिस दी। क्या दी? एक हाइपोथेसिस। और क्या बताया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सेल एंड सेल प्रोडक्ट यानी किसके बने होते हैं? सेल के और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। ठीक है, अब ये बात इन्होंने पब्लिश कराई, तो इसको किसने देखा? शिल्डन ने। भाई यार यही बात तो सेम मैं कर रहा था 1 साल पहले 38 के अंदर। ये सेम बंदा कौन है जो सेम बातें कर रहा है? तो ये सेम बातें करने वाला बंदा, इनको बुलाया गया, और बुलाने के बाद दोनों ने डिस्कशन सुन रहे थे। ठीक है चलो भाई, अकेले अकेले काहे परेशान हो रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर देते हैं? सेल थ्योरी देते हैं। ये दोनों मिलके सेल थ्योरी देने गए, और इन्होंने क्या बोला? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन इन्होंने ये बात एक्सप्लेन नहीं की कि भैया पहली सेल कहां से आई, या एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है। इसमें एक तीसरे इंसान का रोल आ जाता है 1855 के अंदर। तो 1855 के अंदर एक हमारे भाई साहब आते हैं जिनका नाम था क्या? रुडोल्फ विर्चो। और ये जो रुडोल्फ विर्चो भाई साहब हैं, इन्होंने एक अजीबोगरीब भाषा में एक शब्द लिखा, एक शब्द नहीं, शब्द का भंडार थोड़ा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब देख रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको समझाया, ट्रांसलेट किया, तो हमको क्या पता चला कि इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या हुआ भाई? देखो तुम्हारे पास एक सेल है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है? एक ये सेल। तो कह रहे हैं भैया यही सेल है जो आगे तुमको और सेल बना के दे सकती है। मतलब सेल से ही सेल बनती है, नथिंग एल्स। सेल से ही सेल बनती है। यही बात किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो ने बताई। और फिर इन तीनों ने मिल करके एक फाइनल शेप दी सेल थ्योरी की, यानी फाइनल सेल थ्योरी क्या आई? तो भैया हमारे पास जो फाइनली आई थ्योरी, वो फाइनल सेल थ्योरी क्या थी? पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स are made up of cell and सेल प्रोडक्ट। यानी सारे के सारे लोग किसके बने हुए हैं? सेल के एंड सेल प्रोडक्ट के बने हुए हैं। और दूसरी बात, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी सेल्स कहां से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आती हैं। ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर बात हो गई? ठीक है, तो यहां तक की बात हमने कर ली, यानी हमने समझा सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने दी है, और
जो है सेल थ्योरी के अंदर साइंटिस्ट कौन कौन से ईयर में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इससे पहले हमने क्या समझा कि जो है सेल्स क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, और यूनिसेलर और मल्टीसेलर क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रख रहे हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ, आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट काम है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।